23 मार्च 1931 लाहौर की सेंट्रल जेल के अंदर उस दिन माहौल कुछ अलग था। आम दिनों की तरह कैदी अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई चुपचाप बैठा था, कोई अपनी कोठरी में टहल रहा था, तो कोई बाहर की दुनिया के बारे में सोचते हुए दीवारों को घूर रहा था। लेकिन उस दिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ ही देर बाद जेल के वार्डन की तरफ से खबर फैली कि आज शाम 3 कैदियों को फांसी दी जाने वाली है। ये कोई आम कैदी नहीं थे। ये 3 नाम थे जो उस वक्त पूरे देश में गूंज रहे थे: भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। जैसे ही ये खबर जेल के अंदर फैली, हर कोठरी में सन्नाटा छा गया। बाकी कैदियों के चेहरे उतर गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ही घंटों में देश के 3 नौजवान क्रांतिकारी हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। लेकिन इन तीनों के चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था। उनके भीतर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि उनका रास्ता आखिरकार यहीं तक आने वाला है। शाम होते होते जेल के अंदर हलचल और बढ़ गई। फांसी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। जेल के पहरेदार उनकी कोठरियों की तरफ बढ़े और तीनों को बाहर लाया गया। उस वक्त भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कोई घबराहट नहीं, कोई पछतावा नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे मौत की तरफ नहीं, बल्कि किसी जीत की तरफ बढ़ रहे हों। फांसी के तख्ते की तरफ चलते हुए भगत सिंह बीच में थे और दोनों तरफ राजगुरु और सुखदेव। उस वक्त भगत सिंह को अपनी मां से किया हुआ एक वादा याद आ रहा था। उन्होंने अपनी मां से कहा था कि जब भी मौत सामने आएगी, वे डरेंगे नहीं, बल्कि हंसते हुए उसका सामना करेंगे। जैसे ही वे फांसी के तख्ते के पास पहुंचे, भगत सिंह ने अचानक पूरी ताकत से नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि पूरे जेल परिसर में गूंज उठी। उन्होंने एक बार नहीं, बार बार वही नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उनकी आवाज जेल की हर कोठरी तक पहुंच रही थी। बाकी कैदी जो अब तक चुप थे, वे भी खुद को रोक नहीं पाए। कुछ ही पलों में पूरी जेल एक ही नारे से गूंजने लगी, इंकलाब जिंदाबाद। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी इस आवाज को सुन रही हों। पहरेदार भी कुछ पल के लिए ठिठक गए, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत का आदेश साफ था। जल्लाद आगे बढ़ा और तीनों के गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया। कुछ ही सेकंड बाद लीवर खींचा गया और देखते ही देखते तीनों नौजवान क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। उस वक्त भारत की आजादी की लड़ाई अपने सबसे अहम दौर में थी। देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन चल रहे थे और उस दौर में एक नाम ऐसा था जिसका राजनीति में बहुत बड़ा असर था, महात्मा गांधी। इसलिए उस समय से लेकर आज तक एक सवाल बार बार उठता है कि आखिर गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए क्या किया, और क्या वे सच में उन्हें बचा सकते थे। असल में गांधी जी और भगत सिंह दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना। लेकिन दोनों के रास्ते अलग थे। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि बिना हिंसा के भी आजादी हासिल की जा सकती है। दूसरी तरफ भगत सिंह का मानना था कि अंग्रेजी हुकूमत इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। उनका कहना था कि जो सरकार लोगों की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं, उसे झकझोरने के लिए कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। भगत सिंह के मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा अचानक पैदा नहीं हुआ था। इसकी जड़ें काफी पीछे तक जाती हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हजारों लोग एक शांतिपूर्ण सभा में इकट्ठा हुए थे, लेकिन अंग्रेजी फौज ने बिना चेतावनी दिए गोलियां चला दी। उस दिन सैकड़ों लोग मारे गए। उस घटना ने पूरे देश की तरह एक छोटे से बच्चे भगत सिंह के मन पर भी गहरा असर डाला। कहा जाता है कि उस घटना के बाद वे जलियांवाला बाग की मिट्टी अपने साथ घर ले आए थे। उस दिन से उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक आग जलने लगी थी। समय बीतता गया और देश में आंदोलन तेज होते गए। 1921 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन इस फैसले से कई युवाओं को निराशा हुई। उनमें भगत सिंह भी थे। उन्हें लगने लगा कि शायद सिर्फ अहिंसा के रास्ते से अंग्रेजों को हटाना आसान नहीं होगा। इसके बाद 1928 में एक और घटना हुई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उस साल ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को भारत भेजा।
इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए पूरे देश में इसका विरोध होने लगा। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो वहां भारी प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। भगत सिंह भी उन प्रदर्शनकारियों में शामिल थे। भीड़ को काबू में करने के लिए अंग्रेज पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। इस घटना ने भगत सिंह को अंदर से हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने साथियों से कहा, लाला जी की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। योजना बनाई गई कि उस लाठीचार्ज के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट को मार दिया जाए, लेकिन घटना वाले दिन गलती हो गई। स्कॉट की जगह जेपी सैंडर्स नाम के एक पुलिस अफसर को गोली मार दी गई। इसके बाद अंग्रेज सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई। क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हो गई, लेकिन भगत सिंह कुछ समय तक पुलिस की पकड़ से दूर रहे। इसके बाद उन्होंने एक और कदम उठाया जिससे पूरा देश उनका नाम जान गया। उन्होंने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई, लेकिन यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था। इसका मकसद सिर्फ अंग्रेजी सरकार को चेतावनी देना था। जब असेंबली में बम फेंका गया तो जोरदार आवाज हुई, लेकिन किसी की जान नहीं गई। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने वहीं खड़े होकर जोर जोर से नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद। फिर दोनों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में जांच में पता चला कि भगत सिंह के पास जो रिवॉल्वर थी उसी का इस्तेमाल सैंडर्स की हत्या में हुआ था। इसके बाद उन पर मुकदमा चला और आखिरकार उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। उधर इसी दौरान गांधी जी और ब्रिटिश वायसराय के बीच बातचीत चल रही थी। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के तहत कई राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया, लेकिन जिन पर हिंसक अपराधों के आरोप थे उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया। इसलिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा पर कोई असर नहीं पड़ा। यहीं से विवाद शुरू हुआ। देश के कई लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि जब गांधी जी अंग्रेजों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने भगत सिंह की सजा माफ कराने के लिए ज्यादा दबाव क्यों नहीं बनाया। जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। कई जगह लोगों ने अंग्रेज सरकार के साथ साथ गांधी जी के खिलाफ भी नाराजगी जताई। कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। जब गांधी जी वहां पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। काले झंडे दिखाए गए और गांधी गो बैक जैसे नारे लगाए गए। हालांकि कांग्रेस के अंदर भी इस मुद्दे पर अलग अलग राय थी। कुछ नेता मानते थे कि अगर अंग्रेज सरकार भगत सिंह को माफ करने के लिए तैयार नहीं थी तो समझौता नहीं करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस की वर्किंग कमेटी उस वक्त गांधी जी के फैसले के साथ खड़ी थी। गांधी जी ने बाद में इस मुद्दे पर अपनी राय भी रखी। उन्होंने कहा कि भगत सिंह की बहादुरी और उनके साहस के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है, लेकिन वे मानते थे कि हिंसा का रास्ता सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मौका मिलता तो वे भगत सिंह से कहते कि उनका चुना हुआ रास्ता गलत है। गांधी जी का मानना था कि खून से आजादी नहीं मिलती, बल्कि इससे सिर्फ और हिंसा पैदा होती है। फिर भी यह भी सच है कि उन्होंने वायसराय को एक पत्र लिखकर सजा पर पुनर्विचार करने की अपील जरूर की थी। उन्होंने लिखा था कि जनमत इस सजा के खिलाफ है और अगर संभव हो तो इसे टालने पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेज सरकार इस फैसले को बदलने के मूड में नहीं थी। उनके लिए यह एक संदेश था कि अगर कोई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक और बात भी थी, भगत सिंह खुद अपनी सजा के खिलाफ माफी मांगने के पक्ष में नहीं थे। जब उनके पिता ने उनकी सजा कम कराने के लिए अर्जी दी तो भगत सिंह ने नाराजगी जताई। उनका मानना था कि वे जो कर रहे हैं वह अपने देश के लिए कर रहे हैं और उन्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। इतिहासकारों के मुताबिक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए अंग्रेज सरकार पर पूरी ताकत से दबाव डाला हो। लेकिन यह भी सच है कि उस समय भारत पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन था और अंतिम फैसला ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही था। आज भी इस विषय पर बहस होती रहती है कि क्या भगत सिंह को बचाया जा सकता था या नहीं। लेकिन एक बात पर शायद
सबकी सहमति है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जिस साहस के साथ अपने देश के लिए बलिदान दिया, वह इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। भगत सिंह उस समय सिर्फ 23 साल के थे। इतनी कम उम्र में उन्होंने जो सोच, जो हिम्मत और जो त्याग दिखाया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो लोगों के मन में वही आवाज गूंजती है, इनकलाब जिंदाबाद। अगर आपको ऐसे ही इतिहास के सच्चे किस्से जानना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची कहानियां लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।